विक्रमजीत सिंह मजीठिया वालों आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट संजय सिंह के किए गए मानहानि के मामले में अज दोवें जाने लुधियाने की अदालत में पेश हुए। लुधियाने की सिविल अदालत के विच अज क्रॉस एग्जामिन की गई सी, पर मजीठिया के वकील ने दावा किया कि दूजी धिर यानी कि मैंबर पार्लीमेंट संजय सिंह के वकील ने क्रॉस एग्जामिन तो इनकार कर दिता, जिस तो जाहिर है कि वह हुण खुद केस तो भजना चाहते हैं। मजीठिया ने कहा कि केजरीवाल तो माफ़ी मंग चुका हाँ और हुण संजय सिंह नूं ओह घेरनगे, जबकि दूसरे पासे संजय सिंह ने कहा कि यह अदालत का फैसला है। पत्रकारों नाल गल करदे विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि यह लगातार संजय सिंह कोर्ट नूं गुमराह कर रहे हैं, हुण उस नूं अपनी हार विखाई देण लगी है, इस करके वह इस मामले तो भज रहा है। मजीठिया के वकील ने कहा कि कोर्ट के अगे अज संजय सिंह और उन्होंने वकील बेवस सन और मामले नूं टाल मटोल करके अगे बढ़ना चाहते सन, पर अदालत वालों उन्होंने समय निर्धारित कर दिता गया है। संजय सिंह मैंबर पार्लीमेंट ने अदालत के बहुत कुछ बोलण तो इनकार कर दिता, पर उन्होंने वकील ने जरूर कहा कि असी डॉकूमेंट पेश करांगे। क्रॉस एग्जामिन लई असी अदालत विच कोई मना नहीं किया। इस मामले विच हुण अगली 4 मार्च की तरीक पाई गई है। एक फिल्म वेखी होनी, अज उही फिल्म का डायलॉग ये बंदे ते ढुकदा आप वाले लीडर ते, भाग संजय भाग, भज्जण नहीं दिंदा तैनूं। रब तो डर के परमात्मा च सच्चाई च विश्वास करदियां, परमात्मा ते अटुट विश्वास होंदियां मैं संगत च खलो के गल कही सी कि सच की जित होऊ। तुसी हैरानगी है कि मैं ये केस जिहदे च संजय सिंह मुजलिम ने, अक्यूज़ड ने, वो बड़ी रौला थोड़े अगे पाउंदे सी वड्डा वड्डा बाहर निकल के, अंदर जाके नहीं बाहर, कि मजीठिए ने ये करता, मजीठिए ने वो करता। तो मैं इन्होंने एक बारी बोलिया, मैं भरावा जो बाहर बोलता अंदर भी बोल। 4 साल लग गए जी, अज 16 तो 21 आ गई, 5 साल बल्कि 5 साल च कोर्ट तो भज रहे हैं। हाई कोर्ट गए, इन्हां दी प्ली डिसमिस हुई, सुप्रीम कोर्ट गए, इन्हां दी प्ली डिसमिस हुई, अज फिर आए। देखो इन्हां दा समा सी क्रॉस क्वेश्चनिंग दा, अज फिर कहंदे सी हाई कोर्ट जाना। भरावा थोड़ी जिहड़ी और कोर्ट ने, जज साहब ने किन्ने मौके देने तो बाद भी थोड़े कोल जो है तुसी कन्फ्रंट करो। भज गए फिर अज फिर भज गए नील। इन्हों ने कहा सी सानू हाई कोर्ट जाना है, वो वकील साहब टैक्नीकल टर्म्स से तुहानू दस देंदे है। मेरा कहने का भाव है केजरीवाल नू पढ़ने पाता, होना पैना पुट्ठा माफ़ी मंगनी पई, इन्हां दे सज्जन नू मंगनी पई। अज मैं तुहानू दसदा सच्चे पातशाह तो डर के, गुरु च विश्वास रखदे गल कहना, डर के कहना कि जित सच्चाई दी होगी ये अंदर जाऊगा, ये बच नहीं सकता जे गलत गल्लां करूगा। किसी दे खिलाफ, किसी दी इज्जत के खिलाफ डेफेमेटरी, डेरोगेटरी गल्लां करनियां, और फिर जे थोड़ी लत्तां च जान है, हिम्मत है, अंदर आके भी करो ना। बाहर थोड़े सामने करनी का कोई मतलब नहीं, अंदर आके भज जांदे। एक मैं तुहानू बेनती करा, जदों इन्हां दा बादशाह सुट लिया, इन्हां नू तां मैं पछाणदा ही नहीं। मैनूं तां जे सामने खलो जाए मैनूं पता नहीं होना ये संजय है कि मंजे है, ये धनंजय है कि है। इसलिए मेरे वीरो ये जे बंदे दी बुकत कोई नहीं, मगर मैं तां उस जेनू इनू कला कि इस तरह किसी पंजाबी दे वैर पएगा, जे समझेगा कि किसी पंजाबी नू इस तरह बेइज्जत करके तुसी लंघ जाओगे। पंजाबी सत्कार भी बड़ा करता है, तो फिर जे ना हटे फिर अकल भी देना चाहूँगा। और मैं सच्चे पातशाह अगे फिर झुक के गुरु साहब का ओट आसरा लेंदा होया फिर तुहानू कहना, संजय भाग मत, अब सामने आ, नहीं तो भज्जन नहीं दूंगा, घेर के लियाऊँ, कड्डू उसे राह तो जिस राह तो तेरे आके नूं कड्डिया, ओहदे पड़ा ओहदे टुकड़ियां ते पलदे ना लोग। इसलिए मैनू कोई फिक्र नहीं, गुरु की बख्शिश है। और कोर्ट ने जो वकील साहब थोनू दस देंगे कि ये आपकी लीगल गल सारी थोनू दस देंगे कि अज फिर भजे इथों। और एक मैं होर गल करा, एक जिहड़ा उत्थे वकील, एक वकील साहब उन्हों दा नाम है जी
ਗੋਲੂ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜੀਠੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਲਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਰਾ ਦੇਣਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਗਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਵਜਨ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਜੀ, ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਭੀੜ ਬੜੀ ਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਆਖਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਜਦ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗ ਗਏ ਹਮ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ कि what the witness has stated on oath in examination in chief goes unrebutted by the accused, so that has a evidentiary value and that has to be admitted as gospel truth and ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। मैं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। माननीय न्यायालय के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूं कि सच की इस लड़ाई में हम लोगों की जीत होगी। बाकी न्यायालय में क्या हुआ वो वकील साहब विस्तार से बताएंगे। डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और सरकार अपने फैसलों से तसलिमस नहीं। देखिए ऐसा है, पेट्रोल डीजल की कीमत सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है। ये सरकार जिन राज्यों को, जिन देशों को पेट्रोल डीजल सप्लाई करती है वहाँ तेल का दाम सस्ता है, श्रीलंका में सस्ता है, बांग्लादेश में सस्ता है, भूटान में सस्ता है, चीन में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है, पाकिस्तान में सस्ता है, भारत में महंगा है, 30-30, 40-40 रुपए महंगा है। तो टैक्स के बोझ के नीचे हिंदुस्तान की जनता को दबाने का प्रयास ये सरकार कर रही है, नंबर एक। दूसरा, जिस तरह से किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता है, हिटलर शाही है, तानाशाही पूर्ण रवैया है, वो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। हिंदुस्तान के किसानों को, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, लाठियों से पीटना, एनआईए की जांच, जितने तरीके से अपमानित कर सकते हैं किया जा रहा है। 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। पंजाब की धरती से लेकर आज उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, पूरे देश में यह आंदोलन किसानों का विस्तार ले रहा है और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसान भाइयों के आंदोलन के साथ है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, इंटरनेट का इंतजाम, जो कुछ भी किसानों के लिए बन सकता था वो हमने किया। 9 स्टेडियम हमसे जेल बनाने के लिए मांगे जा रहे थे, हमने नहीं दिया। तो हम किसानों के साथ, देश के अन्नदाताओं के साथ पहले दिन से खड़े थे। आपको याद होगा मैंने माइक भी तोड़ा था पार्लियामेंट के अंदर, उस समय मेरी बड़ी आलोचना हुई। मैं तो कहता हूँ मैंने माइक तोड़ा, मुझे निलंबित किया गया। जिन लोगों ने किसानों की हड्डियां तोड़ी उनको भी निलंबित करना चाहिए। लगता है सरकार कानून रद्द करेगी, लंबे समय तो आंदोलन चल रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए किसान ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾइवेट कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि मैंने एक लाइन पढ़ी थी अदम गोंडवी की कि जो डलहौजी न कर सका
वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। हिंदुस्तान का बजट हिंदुस्तान की नीलामी का बजट है, जिसमें रेल बेची जा रही है, सेल बेचा जा रहा है, कोल बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, एलआईसी बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जिस संपत्ति को अपनी परिश्रम और मेहनत से बनाया, उसको एक कपूत सरकार, क्योंकि सपूत वो होता है जो बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाता है, कपूत वो होता है जो बाप दादा की संपत्तियों को बेचता है। तो एक कपूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर चल रही है जो देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री साहब ये भी कह रहे हैं कि व्यापार करना साडा काम नहीं है, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ बैठे हैं, व्यापार करना साडा काम नहीं है। तो उनका काम क्या है? उनका काम अडानी की गुलामी है, उनका काम पूंजीपतियों की गुलामी है, उनका काम जनता से सिर्फ वोट लेना है, जनता से सिर्फ टैक्स लेना है, किसानों पे लाठियां बरसानी है, उन पे एनआईए की जांच करानी है। उनका काम है क्या? वो किस लिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अगर उनका काम कुछ है ही नहीं, उनका काम सिर्फ वोट लेना और नोट लेना है, तो मुझे लगता है कि उनको अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक उन्होंने ये भी कहा है कि 100 जायदाद ऐसी पड़ी है जो बेकार पड़ी है, वो उसको सर आज क्या आगे हिम्मत जी आगे। ऐसा है, बीपीसीएल महारत्ना कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्ना कंपनी, कॉनकॉर मुनाफे की कंपनी, हिंदुस्तान के मुनाफे की कंपनियों को आप बेच रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप कह रहे हैं 100 से ज़्यादा संपत्तियां हम नीलाम करेंगे और 150 से ज़्यादा नीलाम करेंगे। तो मैंने आपको जैसा कहा कि ये सरकार हिंदुस्तान को बेचने का बजट लेके आई है, इसकी कोई दृष्टि नहीं है, कोई आर्थिक सोच नहीं है, देश की तरक्की के प्रति कोई इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान जाति धर्म करना है और वोट लेके जनता को आपस में लड़ाकर चंद पूंजीपतियों का फायदा करना है। 2022 के चुनाव अभी आ रहे हैं, कैसा उसकी तैयारी है आम आदमी? आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ेगी। संगठन के काम में बहुत तेजी से हमारे साथी जुट गए हैं। अभी गुजरात का जो रिजल्ट आया है, जिसमें 27 सीटें सूरत में आम आदमी पार्टी को मिली, ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट है और ये इस बात को दिखाता है कि केजरीवाल मॉडल पे, दिल्ली मॉडल पे, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी के मॉडल पे अब देश की जनता अपनी मोहर लगा रही है और आने वाले दिनों में इसकी स्वीकार्यता पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेगी। आपका सीएम का चेहरा कौन होगा पंजाब में? देखिए, उसके बारे में पार्टी तय करेगी, वो मैं अकेले कोई नहीं हूँ। पंजाब में जो अभी काउंसिल की इलेक्शन हुई है उसमें आम आदमी पार्टी का कोई प्रदर्शन खास नहीं रहा, तो इसको लेके मंथन किया गया। देखिए, ये शहरों का चुनाव है। शहरों के चुनाव में पिछली बार भी शहरों में मत हमें बहुत अच्छा नहीं मिला था, लेकिन इस बार ऐसा आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम कोई शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। हाँ, सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे परसेंटेज ऑफ वोट अच्छे आए हैं। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि जब 2016 के अंदर नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उस समय अकाली दल की सरकार थी और अकाली दल बम्पर सीटें जीत के आया था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा में वही अकाली दल तीसरे नंबर पे आ गया। तो इसलिए अकाली दल बीजेपी निगम चुनाव में तो पहले भी अच्छा कर चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिट चुका है। तो इसलिए इन नतीजों को आप विधानसभा चुनाव के लिए कोई फैसला मत मानिए। कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में आपके वकील साहब ने मतलब कि जो क्रॉस एग्जामिन था, उसके बारे में वकील साहब ही बोलेंगे। देखिए, अपने आप को न्यायालय समझ रहे हैं क्या? ये इस न्यायालय का अपमान है जहाँ पे मुकदमा चल रहा है। अगर वो मुझे कह रहे हैं कि वो मुझे जेल भेजेंगे, जेल भेजने, रिहा करने और इस केस में जीत होगी कि हार होगी। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੋਨੋਂ ਵਿਟਨੈਸਸ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਟੂ ਡਿਰੇਲ ਦ ਕੇਸ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਲਿਆਇਓ।
ਸੋ ਦ ਕੋਰਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਫੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, 3 ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਉੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ਼ਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਬਾਈ ਆਰਡਰ, ਔਰ 3 ਵਾਰ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਮਿਸ This is an ongoing case, right? So whatever we say it on the basis of documents. So certain documents we want to be produced. It is I want to produce some documents. Now what the document is, so we will produce that because as a lawyer we can only talk on the basis of documents. Okay. So there are statements of Mr. Jagdeep Singh Chahal. Kindly listen, kindly. So there are statements of Mr. Jagdeep Singh Chahal before the Enforcement Directorate. Enforcement Directorate ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਨ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੈਟ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੀਲ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਲਾਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਟਨੈਸਸ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਡੇਟ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਮਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਕੇਸ ਔਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਲਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ